नमस्ते बच्चों। चौरी चौरा 1922 की घटना के बाद गांधी जी ने सबसे पहला जो डिसीजन लिया फरवरी 1922 में कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। सो इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट because he felt that the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। तो उनका मानना था कि सत्याग्रही को अभी प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अभी वो मास स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और यही कारण है कि बहुत जगह पे ये जो मूवमेंट चल रहा था, ये मूवमेंट है वो थोड़ा वायलेंट हो गया। सो विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वेयर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत के लोगों को प्रोविंशियल काउंसिल में एज ए रिप्रेजेंटेटिव आने का जो अधिकार दिया गया था, ये अधिकार को कुछ कांग्रेस के लीडर एंजॉय करना चाहते थे क्योंकि वो मास स्ट्रगल से थक चुके थे और वो चाहते थे कि इस प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। एंड उनका मानना था कि इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल्स, argue for reform and also demonstrate these councils were not truly democratic। तो ये जो लोग थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश पॉलिसी को अब जो है वो काउंसिल में ही जाके डेमोस्ट्रेट किया जाए कि उसकी पॉलिसी जो है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, असल में वो डेमोक्रेटिक नहीं। और इसी के तहत CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया कांग्रेस के अंदर रह कर ही, और वो पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने सो विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। और CR दास और मोतीलाल नेहरू के इस प्रयास से कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक कह सकते हैं कि एक फूट पड़ने की संभावना जनरेट हुई। बट द यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन कुछ ऐसे जो यंग लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिन्होंने मूवमेंट में और ज़्यादा रेडिकलाइजेशन की मांग की और मास एजिटेशन की बात करने लगे, जो कि उनको फुल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में मदद करेगा। एक यहाँ बात दी गई है कि 1928 में हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय वाज असॉल्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस ड्यूरिंग द पीसफुल डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब भारत आता है तो उसके विरोध में कई जगह लोग विरोध करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, और इसी दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जाता है और उस लाठी के चोट को वो ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाते हैं और कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब कुछ जो लीडर्स थे, जो लीडर डिमांड कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मास एजिटेशन किया जाए और रेडिकल होकर, इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन टू फैक्टर अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवार्ड द लेट 1920। तो 1920 के अंत आते आते दो तरह का फैक्टर जो है इंडियन पॉलिटिक्स में पलने लगा। द फर्स्ट was the effect of the worldwide economic depression। पूरे वर्ल्ड में
इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था जिसका भारत पे भी प्रभाव पड़ा। एंड एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। तो 1926 के बाद जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे घटने लग गए और अंतर 1930 में ये जो प्राइसेस है वो कोलैप्स कर गए। सो एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। चूँकि एग्रीकल्चर गुड्स का रेट काफ़ी कम हो चुका था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था सामान, तो किसानों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी रेवेन्यू पे करने में। सो बाई 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। तो कंट्री साइड एरिया में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक हलचल पैदा हुई, विरोध पैदा हुआ। सो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट मीन्स उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था टोरी, उसके गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। तो ये सर जॉन साइमन का काम क्या था? ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था? तो सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वाज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। तो ये चेक करने आया था कि भारत में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम काम कर रहा है। एंड द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर। अब ये भारत में आया था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को जज करने आया था और इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। सो व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, साइमन कमीशन का फाउंडेशन हुआ 1927 में, इंडिया आया 1928 में। सो पीपल ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो पीपल जो थे उन लोगों ने यानी भारत के लोगों ने विद्रोह किया और साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा लगाया। और अच्छी बात इसमें ये हुई कि सभी पार्टी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। और उस समय जो यहाँ के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उसने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की। चूँकि अब भारत में कोई भी डोमिनियन स्टेटस का डिमांड नहीं कर रहा था। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि आप एक बड़े राष्ट्र के अधीन रह के काम करते हैं, नियम कानून आपका बनाया जाता है, लेकिन आपको अप्रूवल लेना होता है अपने मदर कंट्री से। तो यहाँ पे मदर कंट्री के रूप में इंग्लैंड काम कर रहा था और भारत को चाइल्ड कंट्री के रूप में स्टेटस देने की बात हो रही थी। उसी को ये डिक्लेयर किया था, जिसमें आपको इंडिया का कोई फ्यूचर स्पेसिफाइड नहीं था और कहा गया था कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा कि फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो। सो कांग्रेस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। ये जो डोमिनियन स्टेटस की जो घोषणा की गई, ये कांग्रेस लीडर को सेटिस्फाइड नहीं किया। एंड द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो रेडिकल लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा असर्टिव हो गए, काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोलने लगे। देखिए यहाँ एक पिक्चर दिया गया है मीटिंग की कि सब लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सबको यहाँ पे देखा जा सकता है। So the liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी वो धीरे धीरे उसका जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया। एंड इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू
द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। एंड 26 जनवरी 1930 को यह डिक्लेयर किया गया कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और साथ ही साथ प्लेज पढ़ा जाएगा, एक शपथ लिया जाएगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और शपथ लिया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने के लिए, है ना, पूर्ण स्वराज को पाने के लिए। और ये काम जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का अटेंशन लेने के लिए हो रहा था कि मैक्सिमम लोग इससे जुड़े, मैक्सिमम लोग इंडिपेंडेंस की लड़ाई से जुड़े, बट ये ज़्यादा अटेंशन नहीं ले पाया। सेलिब्रेशंस डिड नॉट अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life। अब महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे अलग चीज़ों को सिंबलाइज करने का प्रयास किया जो एवरीडे लाइफ में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। तो उसी के तहत साल्ट मार्च की घोषणा की जाती है, और कैसे की जाती है उसको हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो पूरे देश को यूनाइट करना चाहते थे, तो उन्होंने साल्ट को एक पावरफुल सिंबल के रूप में सिंबलाइज किया। एंड 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसराय इरविन को एक डिमांड 11 डिमांड का एक पत्र लिखा, और उसमें कई सारे जनरल इंटरेस्ट को शामिल किया, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट से, पीजेंट से, यानी कि सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस के डिमांड थे वो। एंड द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। तो ये जो चीज़ें चल रही थी उसमें ये आइडिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड का जो रेंज हो वो ज़्यादा हो, और ये जो इंडियन सोसाइटी है, ये इंडियन सोसाइटी में इसको आइडेंटिफाई किया जाए, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस कैंपेन में जुड़े यूनाइटेडली। सो मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था कि साल्ट टैक्स को किसी भी तरीके से हमें एबॉलिश करना है, और साल्ट को जो कि हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, कंज्यूमेबल है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबके लिए इसेंशियल है। और इस पे सरकार ने टैक्स लगा के रखा है, जो कि सरकार की मोनोपोली को दिखाता है। इसके प्रोडक्शन पे मोनोपोली है, सरकार जितनी चाहेगी उतनी ही नमक बनाई जा सकती है। तो महात्मा गांधी ने इस तरीके से लोगों के सामने ये प्रदर्शित किया कि ये ब्रिटिश का जो है मोस्ट ऑपरेसिव फेस है, सबसे दमनकारी चेहरा है, और इसको हमें विरोध करना है। सो महात्मा गांधी लेटर वाज इन ए वे एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था वो डिमांड आग्रह का नहीं था, बल्कि एक अल्टीमेटम का था। वो एक अल्टीमेटम था, और उन्होंने कहा कि यदि ये 11 मार्च तक फुलफ़िल नहीं किया गया तो कांग्रेस क्या करेगी कि एक नया कैंपेन शुरू करेगी, और जिस कैंपेन का नाम रहेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इरविन जो थे वो अनविलिंगली थे, यानी कि नहीं चाहते थे कि कोई नेगोशिएशन हो, और इसलिए महात्मा गांधी जो है अंततः उन्होंने स्टार्ट कर दिया फेमस कैंपेन ऑफ
साल्ट मार्च का। और साल्ट मार्च का जो कैंपेन स्टार्ट हुआ वो 78 पीपल से शुरू हुआ, जो इनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। और ये शुरू हुआ 78 वॉलंटियर्स के साथ लगभग 240 मील की दूरी इन्होंने तय की, है ना। 240 मील की दूरी तय की और लगभग 24 डेज लगा। और पर डे 10 मील की दूरी तय की गई इनके द्वारा। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे महात्मा गांधी को बीच में ज्वाइन किया। और इस तरीके से स्वराज का जो डिमांड था वो साल्ट मार्च से जुड़ गया। और इसमें देखा गया कि हम लोगों को पीसफुली ब्रिटिश के कानून को डिफाई करना है। तो 6 अप्रैल को ये वहाँ पहुँच गए। तो 11 मार्च को इनकी डिमांड को नहीं माना गया, जो इन्होंने टारगेट दिया था कि 11 मार्च तक आप मान जाइए, नहीं माना गया। तो 12 मार्च को ये साल्ट मार्च लॉन्च हुआ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और ये चला दांडी तक। तो 6 अप्रैल को ये साबरमती से दांडी पहुँचे और सेरेमोनियली उन्होंने लॉ तोड़ा। कैसे? तो कुछ सॉल्ट जो बने हुए थे वहाँ पे उसको उठाया, यानी आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट किया बाय द बॉइलिंग ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी को उबाल कर जो सॉल्ट बनाया जाता था उसके द्वारा उन्होंने सॉल्ट बनाया। और इस तरीके से ये जो था वो मार्क था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बिगनिंग का। और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये मूवमेंट जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा अलग था। और कैसे अलग था? तो पीपल नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन। अब सिर्फ लोगों को कोऑपरेशन रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये देखिए दांडी मार्च का पिक्चर है जिसमें इनके 78 फॉलोअर्स हैं। बाद में इनको बहुत सारे लोग भी ज्वाइन करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये क्या था कि दे हैड डन इन 1921-22 1921-22 में जो किया था कि कॉपरेशन आपको नहीं करना है। यहाँ पे और चीज़ें जुड़ गई कि वो ब्रिटिश के जो कॉलोनियल रूल्स थे उस लॉज को भी तोड़ना शुरू कर दिए। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स country broke the salt law, manufacture salt, demonstrate in front of the government salt factories. As the government spread, foreign cloth was boycotted, liquors of picketed, peasants refused to pay revenue and chowkidari tax, village officials resigned, and in many places forest people violated forest law, गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेजेस। तो अपने अपने तरीके से बाइकॉट फिर शुरू हो गया। विदेशी कपड़ों का बाइकॉट हुआ, शराब के दुकान को बंद करवाया गया, चौकीदारी टैक्स या रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया गया, है ना। लोगों ने कई सारे जो कॉलोनियल रूल्स था उसको तोड़ा, फॉरेस्ट रूल को तोड़ दिया गया, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट में लोग अब ग्रेज कलेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए जाने लगे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को चैलेंज किया गया। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट से काफ़ी चिंतित हुई और उसने कांग्रेस लीडर को 1 बाय 1 अरेस्ट करना शुरू किया। अप्रैल 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया। अब इससे जो एंग्री क्राउडेड थी वो पेशावर में डेमोस्ट्रेट करने लगी। पेशावर में इन्होंने कुछ लोगों ने विद्रोह किया। फेसिंग आर्मर कार्स एंड पुलिस फायरिंग, जहाँ के पुलिस फायरिंग भी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। ए मंथ लेटर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। सोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। महात्मा गांधी के अरेस्ट के बाद सोलापुर में पुलिस पोस्ट पे अटैक कर दिया गया इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा।
म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, कई सारे स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश के पावर को सिंबलाइज करते थे उस पर उसको तोड़ दिया गया। सो ए फ्राइटेन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस विद ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, और इसको दबाने के लिए जो डरी हुई सरकार थी वो एक क्रूर तरीके से जो उपद्रव को दबाने का प्रयास करने लगी। सो पीसफुली सत्याग्रही वेयर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर बीटेन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड। तो जितने भी शांतिपूर्वक भी जो विद्रोह कर रहे थे उनको भी पीटा गया, बच्चों को पीटा गया और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो इन सब सिचुएशन जब वायलेशन ज़्यादा हो रहा था तो महात्मा गांधी फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ये कॉल ऑफ कर लेना है मूवमेंट को। अब फिर से उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया और इरविन के साथ उनका एक पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। और इसके तहत गांधी जी ने कंसेंट दिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। इससे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था 1930 में, और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1931 में। और इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन जाते हैं और लंदन में जाकर निगोशिएशन का प्रयास करते हैं। बट जब लंदन ये पहुंचते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यानी आमने सामने बैठकर पहली बार ब्रिटिश और इंडियन आपस में बात करते हैं, लेकिन निगोशिएशन नहीं होता है। और इससे डिसअपॉइंटेड होकर गांधी जी बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले आते हैं और वो फिर से चाहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया जाए। सो खान, अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जेल में होते हैं। एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोस्ट्रेशन एंड बाइकॉट्स। तो इनके हर एक तरह के उपद्रव को रोकने के लिए, मीटिंग, डेमोस्ट्रेशन, बाइकॉट्स को रोकने के लिए कई सारे मेजर्स अपनाए जाते हैं। विद इन एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस। तो इस असंतोष के बीच में महात्मा गांधी दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, लेकिन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना पेस खो चुका होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो किसान या फिर जो लोग, व्यापारी वर्ग के लोग जो इससे जुड़े थे, उनका जो मोटो था वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और जिसके कारण 1934 आते आते ये मूवमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, अपना जो पेस है वो लॉस्ट कर देता है, और अंततः सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग अलग क्षेत्र में कंटिन्यू किया जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट।